मई 1987 की एक रात, पाकिस्तान की तंग और घुमावदार गलियां, ऊपर लटकती तारें, अंधेरे में डूबे मकान और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। इन गलियों में एक आदमी भाग रहा है। वह कोई आम आदमी नहीं है। कभी वही व्यक्ति ISI के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिना जाता था, लेकिन आज उसकी हालत ऐसी है जैसे कोई शिकारी के सामने फंसा हुआ शिकार हो। उसकी सांसें तेज हो चुकी हैं, कदम लड़खड़ा रहे हैं। उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने की आदत पड़ गई है, क्योंकि उसे लग रहा है कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे कोई नहीं है। कुछ सेकंड बाद एक गोली चलती है और वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है। अगले दिन खबर आती है, अज्ञात हमलावरों ने एक कुख्यात आतंकी को मार गिराया। जगह अलग, वक्त अलग, लेकिन कहानी एक जैसी। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ मस्जिद में मारा गया। IC 814 का हाईजैकर जहूर मिस्त्री कराची में खत्म कर दिया गया। कनाडा का खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे के बाहर गोलियों से भून दिया गया। हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान रहस्यमय तरीके से मारा गया। हर जगह एक ही बात लिखी गई, अननोन गनमैन। कोई दावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई पहचान नहीं। लेकिन सवाल एक ही था, क्या यह सब महज संयोग था या इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति थी जो सालों पहले बनाई गई थी? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है करीब 25 साल पीछे। दिसंबर 1999, नेपाल के काठमांडू से उड़ान भरने वाला इंडियन एयरलाइंस का विमान IC 814 अचानक हाईजैक हो जाता है। विमान अमृतसर, लाहौर और दुबई से होते हुए आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार पहुंचता है। पूरी दुनिया की नजर उस विमान पर टिकी थी। उस विमान के अंदर 170 से ज्यादा भारतीय यात्री थे। बाहर बंदूकधारी आतंकी और दिल्ली में बैठी भारतीय सरकार। यह भारत की सबसे कठिन स्थितियों में से एक थी। कंधार एयरपोर्ट पर भारतीय अधिकारियों की एक टीम पहुंचती है। उनमें एक नाम था अजीत डोभाल, एक ऐसा अधिकारी जो पहले भी कई बार दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन कर चुका था। डोभाल को विश्वास था कि अगर उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए तो वह इस संकट को अलग तरीके से संभाल सकते हैं। लेकिन हालात तेजी से बदल रहे थे। हाईजैकर्स लगातार धमकियां दे रहे थे। यात्रियों की जान खतरे में थी। आखिरकार सरकार को एक फैसला लेना पड़ा। 3 कुख्यात आतंकियों को रिहा करना पड़ा। मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर। यह वो लोग थे जिन्होंने आगे चलकर दक्षिण एशिया में आतंकवाद का चेहरा ही बदल दिया। विमान के यात्री तो वापस आ गए, लेकिन उस दिन भारत ने कुछ और भी खोया था। उस दिन कई लोगों के दिल में एक गहरी चोट बैठ गई थी और उनमें सबसे ज्यादा बेचैन थे अजीत डोभाल। कई लोग उस ऑपरेशन को सफल मानते थे क्योंकि यात्रियों की जान बच गई थी, लेकिन डोभाल के लिए वह एक अधूरा काम था। उनके मन में बार बार एक ही सवाल उठता था, अगर थोड़ा और समय मिलता, अगर थोड़ी और राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो क्या ये कहानी अलग हो सकती थी? यही सवाल धीरे धीरे एक विचार में बदल गया। एक ऐसी रणनीति में जो खुले युद्ध की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे जवाब की थी जो दिखाई भी न दे। समय बीतता गया। 2004 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने। अब उनके पास अनुभव भी था और जानकारी भी। उन्होंने एक योजना तैयार की, एक ऐसी रणनीति जिसमें दुश्मन को अदालतों में नहीं बल्कि उसके अपने घर में जवाब दिया जाना था। इस योजना का नाम था ऑपरेशन अननोन गनमैन। इसका सिद्धांत बहुत सीधा था। जो आतंकी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, उन्हें वहां मारा जाएगा जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलती है, उनके अपने देश में, बिना घोषणा के, बिना झंडे के, बिना जिम्मेदारी के। डोभाल जानते थे कि यह एक असाधारण योजना है, इसलिए उन्होंने इसे सरकार के सामने रखने का फैसला किया। दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। कमरे में देश के बड़े राजनीतिक नेता और सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। डोभाल ने पूरी योजना विस्तार से समझाई। कैसे खुफिया नेटवर्क काम करेगा, कैसे ऑपरेटिव्स दुश्मन के इलाके में घुसेंगे, कैसे मिशन को अंजाम दिया जाएगा। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। फिर अचानक एक नेता ने फाइल उठाई और मेज पर पटक दी। उसने कहा, यह क्या तरीका है? यह कोई राज्य की नीति नहीं हो सकती। बैठक वहीं खत्म हो गई। फाइल बंद कर दी गई। लेकिन उस दिन एक और चीज बंद नहीं हुई थी, डोभाल का इरादा। उन्होंने उस योजना को संभाल कर रख लिया। उन्हें पता था कि यह विचार गलत नहीं है, बस सही समय का इंतजार है। लेकिन इसी बीच देश में एक के बाद एक हमले होते रहे। 11 जुलाई 2006 मुंबई की शाम। लाखों लोग रोज की तरह लोकल ट्रेन से घर लौट रहे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई फोन पर घर वालों से बात कर रहा था। और तभी एक धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 11 मिनट के अंदर 7 ट्रेनों में 7 बम विस्फोट। जब धुआं छंटा तो 200 से ज्यादा लोग मर चुके थे, सैकड़ों घायल थे। ये हमला पाकिस्तान में बैठे नेटवर्क ने प्लान किया था। लश्कर-ए-तैयबा और सिमी के आतंकी इसमें शामिल थे। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था
मुजम्मिल। वह पाकिस्तान में बैठकर भारत में हमले करवा रहा था। भारत के पास उसका नाम था, उसकी तस्वीर थी, उसका ठिकाना भी पता था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकती थी क्योंकि वह सीमा के उस पार था। भारत डोजियर भेजता, पाकिस्तान इनकार करता, अमेरिका कहता और सबूत लाओ, और सरकार कहती सही समय आने दो, लेकिन वह सही समय कभी नहीं आता। उसी साल हैदराबाद में धमाके हुए, लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट। परिवार के साथ शाम बिताने निकले लोग मारे गए। 2008 में जयपुर में धमाके, फिर अहमदाबाद में केस विस्फोट, और फिर आया 26 नवंबर 2008 मुंबई। 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते शहर में घुसते हैं। CST स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग, ताज होटल में बंधक संकट, नरीमन हाउस में नरसंहार। 3 दिन तक पूरी दुनिया टीवी पर ये सब देखती रही। 166 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, और पाकिस्तान में बैठे वे लोग जिन्होंने ये हमला करवाया था, वे शायद वही टीवी देख रहे थे। हर बार एक ही कहानी दोहराई गई, सरकार का बयान, मोमबत्तियां और न्याय का वादा। लेकिन जिन लोगों ने ये हमले करवाए वे खुलेआम घूमते रहे। अजीत डोभाल ये सब देख रहे थे। हर हमले के बाद उनकी पुरानी फाइल थोड़ी और मोटी होती जा रही थी। नए नाम जुड़ रहे थे, नए ठिकाने, नए सबूत। उनके मन में गुस्सा भी था और इंतजार भी, क्योंकि उन्हें अब भी यकीन था एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कोई उस फाइल को खोलेगा और सिर्फ एक शब्द कहेगा, शुरू करो। और वही दिन भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को हमेशा के लिए बदल देगा। 26/11 के बाद देश में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से का कोई ठोस जवाब नहीं था। मुंबई जल रही थी, ताज होटल की आग पूरी दुनिया टीवी पर देख रही थी, और भारत के करोड़ों लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल था, हम कब जवाब देंगे। लेकिन दिल्ली में जवाब वही पुराना था, जांच होगी, कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साल बीतते गए, लेकिन जिन लोगों ने हमले करवाए थे वे पाकिस्तान में खुलेआम घूमते रहे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कोई रैलियां करता, कोई खुलेआम भारत को धमकाता। अजीत डोभाल यह सब चुपचाप देख रहे थे। उनके पास हर हमले की जानकारी थी, हर नाम, हर चेहरा, हर ठिकाना। लेकिन बिना राजनीतिक मंजूरी के कुछ भी संभव नहीं था। इसी दौरान एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब इंतजार काफी हो चुका है। वे गुजरात पहुंचे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। डोभाल ने उनसे एक निजी मुलाकात का अनुरोध किया। ये मुलाकात किसी सरकारी दफ्तर में नहीं हुई, न कोई फाइलें, न कोई अधिकारी, न कोई रिकॉर्ड। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी। डोभाल अपने साथ एक फाइल लेकर आए थे, वही फाइल जो वर्षों से उनके पास थी। उन्होंने मेज पर वह फाइल खोली, एक एक पन्ना सामने रखा। हर पन्ने पर एक नाम था। कोई पाकिस्तान में बैठा था, कोई खाड़ी देशों में, कोई यूरोप में। ये वे लोग थे जो भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों के पीछे थे। डोभाल ने शांत आवाज में कहा, हमारे लोग वहाँ मौजूद है, हमें सिर्फ इजाजत चाहिए। मोदी कुछ देर तक फाइल देखते रहे। कमरे में खामोशी थी। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, ये अब तक हुआ क्यों नहीं? डोभाल ने जवाब दिया, सरकार का समर्थन नहीं मिला। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर मोदी ने कहा, जिस दिन मौका मिला यह जरूर होगा। उस मुलाकात के बाद डोभाल वापस लौट गए। फाइल फिर से बंद हो गई, लेकिन इस बार इंतजार खत्म होने वाला था। देश में चुनाव हुए, नई सरकार बनी, और कुछ ही समय बाद अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया। अब हालात बदल चुके थे। अब वह फाइल सीधे प्रधानमंत्री के टेबल तक पहुंच सकती थी। लेकिन जब डोभाल ने काम शुरू किया तो उन्हें एक और बड़ी सच्चाई समझ में आई। भारत के खिलाफ आतंकवाद सिर्फ सीमा पार से नहीं आ रहा था, उसकी जड़ें भारत के अंदर भी थी। एक पूरा नेटवर्क, कुछ स्थानीय गुंडे, कुछ माफिया, कुछ राजनीतिक संरक्षण। ये लोग सीमा पार के आतंकियों को जानकारी देते थे, पैसा पहुंचाते थे, छिपने की जगह देते थे। जब तक यह नेटवर्क जिंदा रहता, बाहर के आतंकियों को खत्म करना अधूरा काम होता। इसलिए पहला निशाना सीमा पार नहीं, बल्कि देश के अंदर का ये जाल बना। देश के कई राज्यों के DGP से रिपोर्ट मांगी गई, एक एक जिले का डेटा जुटाया गया, फिर एक सूची तैयार हुई। इस सूची में वे लोग थे जो इस नेटवर्क की कड़ियां थे। इसके बाद एक एक करके कार्रवाई शुरू हुई, कहीं एनकाउंटर, कहीं गिरफ्तारी, कहीं आर्थिक कार्रवाई। धीरे धीरे यह जाल कमजोर होने लगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा हमला हुआ। फरवरी 2019, पुलवामा। CRPF के 40 जवान एक ही झटके में शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था। ये वही पल था जब भारत ने पहली बार सीमा पार जाकर जवाब दिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक। लेकिन इसके पीछे एक और परछाई काम कर रही थी, वही पुरानी फाइल जिसमें अब तक दर्जनों नए नाम जुड़ चुके थे। और आखिरकार 3 दिसंबर 2021 अजीत डोभाल प्रधानमंत्री से मिले। कमरे में वही फाइल फिर से मेज पर रखी गई। ये वही फाइल थी जो 2004 से उनके पास थी। प्रधानमंत्री ने उसे ध्यान से देखा, कुछ देर तक पन्ने पलटे, फिर सिर उठाकर सिर्फ इतना कहा, शुरू करो। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन अननोन गनमैन। ये किसी फिल्म जैसा ऑपरेशन नहीं था, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस,
न कोई घोषणा, न कोई मेडल, बस एक सूची, और उस सूची के नाम। इस ऑपरेशन के लिए एक खास टीम तैयार की गई, करीब 15 लोग। उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सामान्य लोगों की तरह रहते थे, कोई व्यापारी बनकर, कोई छात्र बनकर, कोई मजदूर बनकर, लेकिन उनका असली काम कुछ और था। उनका मिशन था भारत के खिलाफ आतंकवाद चलाने वाले लोगों को उनके सुरक्षित ठिकानों में खत्म करना। इस टीम को ट्रेनिंग दी थी एक खास अधिकारी ने, मेजर विक्रम सिंह राठौर। वे उन लोगों में थे जो छाया की तरह काम करते थे। एक ऐसी ट्रेनिंग जो किसी किताब में नहीं मिलती। कैसे किसी भीड़ में गायब हो जाना है, कैसे किसी देश में बिना दस्तावेज के रहना है, कैसे काम करना है और फिर ऐसे निकल जाना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। महीनों तक ट्रेनिंग चली, शारीरिक और मानसिक दोनों। इन लोगों की पहचान खत्म कर दी गई, ना नाम, ना परिवार, ना कोई रिकॉर्ड, बस एक मकसद, देश। फिर एक दिन पहला नाम सूची से हट गया। कहीं पाकिस्तान में एक आतंकी मारा गया। खबर आई, अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ मस्जिद में मारा गया। IC 814 हाईजैक का आतंकी जहूर मिस्त्री कराची में खत्म। लश्कर और जैश के कई कमांडर अलग अलग जगहों पर मारे गए। किसी को बाइक सवारों ने गोली मारी, किसी पर नजदीक से हमला हुआ, किसी को उसके घर के बाहर खत्म किया गया। हर जगह एक ही शब्द लिखा गया, अननोन गनमैन। कोई संगठन सामने नहीं आया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई, लेकिन धीरे धीरे एक संदेश साफ हो गया। जो लोग भारत के खिलाफ आतंकवाद चलाते हैं वे अब कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। न पाकिस्तान में, न यूरोप में, न कनाडा में, न खाड़ी देशों में। पिछले कुछ सालों में 60 से ज्यादा बड़े आतंकियों की मौत इसी तरह हुई। जगह अलग, वक्त अलग, लेकिन कहानी एक जैसी। और यही था उस योजना का असली मकसद, दुश्मन को ये एहसास कराना कि अगर तुम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ोगे तो ये युद्ध सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, वह तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। और शायद इसी वजह से आज भी कई आतंकियों को रात में सोने से पहले एक डर जरूर लगता है, कहीं अंधेरे में कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। क्योंकि अगर वह परछाई सच में मौजूद है तो अगली खबर शायद यही होगी, अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो पर क्लिक करके देखिए कि कैसे रॉ ने पाकिस्तान में घुसकर ISI एजेंट को मारा। मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।